बात की थी वो उसके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात ये है यहाँ पे कि जैसे हमारे पास टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस आएंगी, 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस आएंगी, तो उन इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात यदि मैं उसकी बात करता हूँ, सबसे पहली बात मैं लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल की बात करूँगा। ठीक है, उससे पहले है ना, उससे पहले हम ये समझते हैं देखो कि 2-3 बातें आती हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो समझना है ना, कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस ये चीज समझना बहुत जरूरी है। लीनियर इक्वेशंस दो टाइप में इनको बांटते हैं। सबसे पहली बात ये कि या तो ये कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट होंगे। इनकंसिस्टेंट, इनका मतलब समझते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि यदि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन रखते हैं तो वो कंसिस्टेंट कहलाएंगे, अगर वो सॉल्यूशन नहीं रखते हैं तो वो इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। मतलब ये कि मुझे यदि मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो यदि मेरे पास उनका सॉल्यूशन या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, आइदर मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यदि सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ ये देखना है कि क्या सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, हम बात बाद में करेंगे। जैसे कि मैं याद दिला देता हूँ, हम लोग 10th क्लास में लोग ये चीज सीख कर आए होते हैं कि 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब होता है तो हम देख रहे होते हैं कि ये लाइन जो है यूनिक सॉल्यूशन रखती है, ये नो सॉल्यूशन है, या पैरेलल लाइन के केस में, या फिर हम देख के आ रहे होते हैं कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग सबसे पहली बात ये कि जो हमारा पैरेलल लाइन वाला केस आता है जिसमें नो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है इनकंसिस्टेंट। बाकी जो दो अदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थे जिन पे हम बोल रहे थे या तो यूनिक सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन, तो वो कहलाते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, ठीक है, ये हम तब बोलेंगे इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन की हम बात कर लें, या फिर ऐसा हम बोल रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशन, इसमें हम बात करेंगे इनकंसिस्टेंट में, ये हम तब कहेंगे इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जब नहीं हो तो हम बोलेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट। तो अब हमें क्या करना है कि हमसे पूछे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, तो सबसे पहली बात हम उनके सॉल्यूशन चेक करेंगे कि कितने यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है, नो सॉल्यूशन का केस है। यदि नो सॉल्यूशन का केस आएगा तो इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, और यदि यूनिक सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन का केस आएगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम समझते हैं कि हम ये चेक कैसे करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो उसके हम सॉल्यूशन निकाल के चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि उसमें, ठीक है, तो हम सीखते हैं सॉल्यूशन
ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूजिंग मैट्रिक्स। ये हम बात करने जा रहे हैं, ये हमारा टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि हमें नेम सजेस्ट कर रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो ये हम मान लो, सपोज करो हमारे पास है, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में मान लिया हमने लिखा हुआ है यहाँ पे 6, और अगली इक्वेशन लिख दे रहे हैं हम लोग 2x माइनस 4y इज इक्वल टू में यहाँ पे लिख रहे हैं 4, ठीक है। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, सिस्टम दे रखा है लीनियर इक्वेशन। ऑल्दो हमें पता है इसमें हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं, बट अभी हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है, ठीक है। अब दूसरी बात ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं एक इस तरह से लेकर भी चलता हूँ एक जनरल इक्वेशन। मान लो a1x प्लस b1y, ठीक है, मैंने मान लिया c1। दूसरा केस a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू में c2। इसको समझ लेते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है इक्वेशन, इसको मुझे मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखना हो, ठीक है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में कैसे लिखा जाएगा जरा देख के बताना। देखो ये लिखा जाएगा a1 b1 a2 b2, ठीक है। उसके बाद यहां से आ जाएगा x y, और यहां से आ जाएगा c1 एंड c2। ऐसा सोच के देखो कि इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो ये शायद यही मैट्रिक्स आएगा। देखो a1x b1y फर्स्ट इक्वेशन बन गई इक्वल टू c1 के, a2x प्लस b2y सेकंड इक्वेशन बन गई c2। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, इनको हम मैट्रिक्स इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये है दिस इज मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन का ये मैट्रिक्स फॉर्म है। अब दूसरी बात ये समझो कि ये जो मैट्रिक्स है, जो कि ये कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बना, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ ए मैट्रिक्स, सही है। इस मैट्रिक्स को मैं बोलता हूँ एक्स मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं बी मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, दिस इज अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ये चीज हमारे पास दी हुई है। अब सोचो जरा ध्यान से, यदि मुझे एक्स मैट्रिक्स चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो जरा ध्यान से, ए मैट्रिक्स का हम इनवर्स ले लेंगे। ए मैट्रिक्स का जैसे मैं इनवर्स लिया तो देखो ए इनवर्स यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, तो ए इनवर्स इंटू बी ये आ जाएगा। इनका ए इनवर्स से मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, हमें पता है ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में बी, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझना सारी की सारी बातें डिपेंड अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स विच इज फॉर्म्ड यूजिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसके ऊपर सारी की सारी कंडीशन चली गई, ठीक है। ये मैं बात पे आता हूँ, पहले हम इसकी कंडीशन समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला केस नंबर 1, इसको समझते हैं। केस नंबर 1 क्या है कि यदि हम ये बोल दें कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, क्या बोलता हूं मैं कि यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू, फर्स्ट केस में डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू को ही 0 कर दिया। यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात, यदि इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम ये बोल देंगे, तो
तो अब जैसे देखो जरा ध्यान से, इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो अब हमारे पास सिनेरियो क्या बन रहा है, यदि इस बात को मैं कुछ इस तरह से समझाने की आपको कोशिश करूं, इस इक्वेशन को ऐसे थोड़ा समझने की कोशिश करना कि देखो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इसी इक्वल टू में हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। इसको थोड़ा इस तरह समझने की कोशिश करो। तो अब ये लिखा हुआ है, देखो अब सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो इस पर डिपेंड करती है। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये वैल्यू तो जीरो होगी इस साइड, मतलब यदि ये वैल्यू जीरो है तो x में कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो, इस साइड में ऐसा कह सकता हूं कि इस साइड जो भी वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है जीरो। क्या आने वाली है? जीरो, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि यदि मैं इस साइड की बात करता हूं, अब नाउ थिंग्स डिपेंड अपॉन दिस, ठीक है। इसमें क्या हुआ, देखो ऐसा समझ लो कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो हो गई तब ये साइड तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया। अब मैं इस साइड की बात करता हूँ, यदि ऐसा आ जाए इफ, अब फिर इसका भी एक केस बन जाएगा इफ फर्स्ट केस ये होने के बाद यदि आ जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, ठीक है। एडजॉइंट क्या होता है हमें सबको पता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, यदि ये भी जीरो आ जाए, यदि ये भी जीरो आ जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इस साइड भी जीरो है और इसका मल्टीप्लिकेशन भी जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो x की मैं कुछ भी वैल्यू ले लूं, x की कुछ भी वैल्यू, तो मतलब ये है कि x मैट्रिक्स की हम कुछ भी वैल्यू लें, दैट मीन्स x y की हम कुछ भी वैल्यू लें, हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। दैट मीन्स x और y की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, तो हम बोलेंगे कि इस केस में इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, एग्जिस्ट फर्स्ट केस। इसी में बच्चों सेकंड केस ये आ जाएगा कि यदि कल को ऐसा हो जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यदि ये नॉट इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, तो एक्स वाई जेड कुछ भी रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो। बट इन राइट हैंड साइड में क्या है कि ये तो जीरो आ ही नहीं रहा, तो एक जीरो है और एक जीरो के इक्वल नहीं है, ये कभी इक्वल होंगे भी नहीं। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे एक्स वाई जेड की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इसको इसके इक्वल कर दे, क्योंकि ये तो ऑलवेज जीरो है और जीरो के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे हम इस केस में बोल देंगे, ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये केस बन गया बच्चों, देयर इज नो सॉल्यूशन। ये जो केस बना ये बन गया हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट का, और जो ये केस बना था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट विथ मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 को समझते हैं जरा ध्यान से। केस नंबर 2 क्या कहता है कि यदि आपके पास इसको ऐसा ही समझ लो, आपके पास यदि कभी ऐसा हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ए को डिनोमिनेटर में ले जाओ और एक्स वाई इनका इस मैट्रिक्स, एक यूनिक मैट्रिक्स, कोई एक्स मैट्रिक्स हमने पूरा एक एक्स और वाई वाली मैट्रिक्स को बोला है, तो एक एक्स मैट्रिक्स जो एक यूनिक मैट्रिक्स निकल के आएगी, तो एक्स और वाई की वैल्यूज भी यूनिक होंगी। तो इस केस में हम बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का केस बनेगा। तो सबसे पहली बात समझ में, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है,
हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। इस मैट्रिक्स फॉर्म को मैंने एक ऐसा इक्वेशन बनाया ax प्लस बी टाइप का। सारी की सारी, आप देखो सारी की सारी जो थिंग्स डिपेंड्स हैं वो a और b में कर रही हैं। यहाँ से हमने a को, देखो यदि x निकालना होगा तो बेसिकली x को डिवाइड मारना होगा। a मैट्रिक्स a डिवाइड मारने का केस, इन मैट्रिक्स के केस में इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। x का कुछ सिनेरियो इस तरह से, इसको हम एनालाइज कुछ ऐसे करते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग आए। तो केस बनाए हमने इनमें, क्योंकि अब तो केस ये मैट्रिक्स और इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पे डिफाइंड है। यदि a 0 हो गया डिटरमिनेंट की वैल्यू तो ये थिंग्स डिपेंड होंगी, यदि 0 नहीं हुआ तो फिर यूनिक सॉल्यूशन का केस बनेगा। समझ में आई बात? मैं इस साइड रफ करता हूँ और इस क्वेश्चन को लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको समझते हैं। देखो है ना, हमारे पास क्या है, कुछ इक्वेशन ये बनी हुई है। अब जरा इसको समझते हैं। देखो यदि मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास लिखा हुआ है 3, 4, 2 और -1। ये मेरी ए मैट्रिक्स हो गई। यहां से आ जाएगा x और y, यहां से आ जाएगा 6 और 4, इस तरह से। समझ में आया क्या? अब दूसरी बात ये है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू में 6, 2x माइनस y इक्वल टू में 4। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म लिखी हुई है, ये वाली इक्वेशन। हमने क्या बोला था? सबसे पहली बात इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेक कर लो। मैट्रिक्स बनाओगे देखो तो मैट्रिक्स फॉर्म में a इसको बोल दो a मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम b मैट्रिक्स, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। इसका पहले हमने डिटरमिनेंट वैल्यू चेक किया। डिटरमिनेंट वैल्यू होगा -3 एंड -8, दैट मीन्स निकल के आ गया -11। ये डिटरमिनेंट वैल्यू, मतलब केस कौन सा चला गया है कि डिटरमिनेंट वैल्यू a नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। इस केस में यदि यूनिक सॉल्यूशन है तब तो मैं x मैट्रिक्स को डायरेक्ट लिख सकता हूँ। a इनवर्स को भी हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b अपॉन में डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये सबको पता होगा, ठीक है। एडजॉइंट हमने सीखा हुआ है। एडजॉइंट के केस में हम लोगों ने क्या बात की थी कि देखो इन वाले जो प्रिंसिपल डायगोनल की जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दो और इन वाले जो एलिमेंट हैं इनमें हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो -1, 3, 4, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा आपका -4 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से -2। ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। और हमारे पास दूसरी बात क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -11 को हम बाद में बात कर लेंगे। अब इस मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स क्या है 6 और 4, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स के साथ -1 -4 -2 +3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 6 और 4 के साथ, ठीक है। यदि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर से आ जाएगा कितना, देखो यहाँ पे -6 और -16, -6 और -16 शायद होता है -22, ठीक है। इसके बाद इधर से हो जाएगा कितना -2 और -6, दैट में सॉरी -2 और 6 ये होता है -12 और ये होता है +12 मतलब 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये। अब ये मैट्रिक्स जो लिखी हुई है ये तो आ गई इन दोनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि इसके डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड भी मार देते हैं। ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू से भी हमने डिवाइड मारा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-11। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर 2 और अपॉन में 0, ठीक है। ये इससे कैंसिल कर दिया तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है। अब देखो जरा ध्यान से, ये तो वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास x मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसको देखो, इस केस को मैं रफ करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जो हमारे पास
फंडा निकल करके आया वो ये आ रहा है, देखो जरा ध्यान से कि हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स है ये निकल करके आ गई 2 0, ये एक्स मैट्रिक्स था क्या, एक्स और वाई, इसका मतलब ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के। वही बात हमने बात की हुई है, इक्वल मैट्रिक्स मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, दैट मींस एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 0। आप पुट करके भी देख सकते हैं, शायद इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यदि a की जो वैल्यू है, हमने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू है, यदि ये नॉट इज इक्वल टू 0 निकल करके आ रही है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो हमें जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे वो यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी, यहाँ तक बात हो गई हमारे पास टू वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही सेम बात होता है डिटरमिनेंट के भी केस में, हम सीधे उसकी बात करते हैं 3 वेरिएबल की। ठीक है, ये सब समझ में आ गया, आप लोग खुद से कर लोगे। हम अब बात करते हैं 3 वेरिएबल में। ठीक है, 3 वेरिएबल में देखो है ना, वैसे सब दोनों के लिए सेम है, बट मैं एक इसका दिखा दिया हूँ, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। मैं 3 वेरिएबल्स के लिए आप लोग को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ चीजें, आप लोग खुद कर लेंगे बाकी 2 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, कैसे हम लोग देखते हैं, देखो अब हम यदि अभी क्या बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल। ठीक है, अब हम 3 वेरिएबल की ओर चल रहे हैं, 3 वेरिएबल यूजिंग मैट्रिक्स। इसमें एक चीज ये समझ लेना कि सबसे पहली बात आती है, देखो एक चीज और डिफाइन होती है। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दूसरा केस होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनको समझते हैं पहले ध्यान से, ये बातें हैं। देखो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, इनका पहले मतलब समझ लें। अगर हम लोग जैसा नहीं पढ़े हैं, होमोजीनियस में क्या देखते हैं हम लोग कि जितने भी हमारे पास टर्म दिए हुए हैं, उन सब टर्म में जितने वेरिएबल प्रेजेंट हैं, उन सब की पावर का सम सेम होना चाहिए। यदि सेम होगा तो वो कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यदि सेम नहीं है तो वो कहलाता है नॉन होमोजीनियस। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, देखो जरा ध्यान से। यदि मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू में 0, और उसके बाद लिख देता हूँ a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू में 0। और दूसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लिखता हूँ, देखो जरा ध्यान से, a1x b1y c1z इज इक्वल टू में d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू में d2। उसके बाद हम लोग लिखते हैं a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू में d3। देखो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं d1 d2 को इधर भी ले आऊंगा तो इक्वल टू में आप 0 लिख सकते हो। मेरा बेसिक पर्पस ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट एक टर्म ऐसा कम से कम प्रेजेंट है जिसमें, देखो ये तो सब कांस्टेंट है, वेरिएबल एक्स वाई जेड, यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है जिसकी पावर में, यदि मैं बोलना चाहूँ कोई भी वेरिएबल लगाओगे तो उसकी पावर में 0 मान सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस का मतलब कि जितने भी टर्म लीनियर इक्वेशन में प्रेजेंट हैं, उन सब टर्म में जो वेरिएबल प्रेजेंट है, उन वेरिएबल की पावर
का सम, यदि मान लो यहाँ पे एक्स वाई होता तो दो वेरिएबल होते तो दोनों का पावर का सम 2 हो गया, तो उस केस में हम देखेंगे कि वो होता है क्या, होमोजीनियस। वो यदि पावर सेम है तो वो कहलाता है होमोजीनियस। इस केस में देखो इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, अब ये टर्म 0 ही हो गया, ठीक है। तो ये होमोजीनियस और ये नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सीखेंगे, नॉन होमोजीनियस केस सीखेंगे, उसके बाद भी हम फिर होमोजीनियस का केस सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस का केस। नॉन होमोजीनियस में ये वाला केस हम पहले उठाते हैं, उसके बाद फिर हम उस केस में आएंगे। तो सबसे पहले ये क्लियरिटी होना चाहिए कि नॉन होमोजीनियस है क्या। नॉन होमोजीनियस में जिनमें ऐसा सिंबल यदि समझाऊं तो कह सकते हो कि ये कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होंगे तो नॉन होमोजीनियस कहलाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार मैं रफ करके लिखता हूँ दोबारा से, ठीक है। हाँ, सबसे पहली बात हम लोग जो बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इस केस में क्या है, इसको जल्दी समझ लेते हैं। वही सेम बात, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ ax1 b1y c1z इज इक्वल टू में d1 a2x b2y c2z इज इक्वल टू में d2 a3x b3y c3z इज इक्वल टू में d3। ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का एक सिस्टम, ठीक है। इसमें भी वही बात, सेम मैट्रिक्स इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, ये आ जाएगा। यहाँ से भी लिखने की स्टार्ट करोगे x y और z ऐसे, और यहाँ से स्टार्ट करोगे d1 d2 और d3, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं बोलता हूँ वही फिर बात कैपिटल ए, इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल ऑफ एक्स और इसको बोलता हूँ बी मैट्रिक्स। तो हमारे पास सेम मैट्रिक्स इक्वेशन जो आ जाएगी वो वही आ जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू में बी वाई, ठीक है। अब सेम फंडा जैसा कि हमने वहां सीखा है वही सेम फंडा यहाँ पर भी आएगा। सबसे पहली बात केस 1 समझते हैं। केस 1 में सबसे पहली बात हम ये बात करते हैं कि देखो यदि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करोगे तो यही सेम बात आएगी। देखो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इंटू डी। ए इनवर्स को हम लोग लिख पाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी अपॉन में डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अभी इसको ऐसा समझो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है जैसा हमने फर्स्ट केस में देखा, तो अब सारी थिंग्स फिर इन्हीं दोनों पे डिपेंड हो गई। तो यहाँ से हम ये समझ रहे हैं कि केस 1 में यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम ऐसा बोल दें कि ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, यदि नॉट इज इक्वल टू 0 है तब फिर इस पर कोई मुद्दा नहीं है। देखो यहाँ अच्छे समझ लो, वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर, यहाँ पर भी। सबसे पहली बात हमारा यदि हम ऐसा कुछ देखें तो सबसे पहली बात कोएफिशिएंट्स जो बनने वाला मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें। यदि डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 आ गई, यदि 0 नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग वन यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन रखेगा, मतलब एक्स वाई जेड की एक ही यूनिक वैल्यू डिफाइन होगी, ठीक है। एक ही मतलब x की एक, y की अलग हो सकती है, z की, बट इनकी वही वैल्यू डिफाइन होगी। उसके बाद अगली बात ये है कि जैसे मान लो अब यदि ऐसा हो जाए कि सेकंड केस में हम इसमें देखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं, तो हम तो ये बोल देंगे कि यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये कह सकते हो इसी में कि ये सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंट है।
कंसिस्टेंट का मतलब वही, कंसिस्टेंट मतलब एक भी सॉल्यूशन है, हैविंग सॉल्यूशन, चाहे वन सॉल्यूशन रखे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखे, तो हम बोल देंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में वही बातें आएंगी। केस नंबर 2 में यदि ऐसा हो जाए, केस नंबर 2 ये कहता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, तो फिर यहाँ पर दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस ये बनेगा कि देखो अब नाउ थिंग्स डिपेंड्स अपॉन यू। अब क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, तो यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो चुकी है, इसको थोड़ा ऐसे समझ लो कि मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन ऐसे बनी हुई है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू में एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी। तो तुम्हारे पास केस ये बना हुआ है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि ए हो चुकी है, इसका मतलब अब जो भी केस डिपेंड करेगा वो इन पे करेगा। तो इनके फिर दो केस बन गए छोटे छोटे। पहला केस ये कि यदि कभी ऐसा हो जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी ये भी 0 हो जाए, एक तो ऑलरेडी 0 है, तो मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 0 है, यदि ये भी 0 हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स वाई जेड, इस मैट्रिक्स में कुछ एक्स वाई जेड की कुछ भी वैल्यू आप ले लोगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। अब इसी में अब देखो सेकंड केस के अंदर ये फर्स्ट पॉइंट, अब सेकंड ये क्या कहता है कि यदि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी ये है जो ये नॉट इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट केस ने तो ये बोला था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0, ये केस भी 0 तब तो मैनी सॉल्यूशन। यदि ये केस 0 नहीं था मतलब यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि नो सॉल्यूशन का केस बन गया है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस बन गया। और दूसरा आ गया इनकंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो केस 1 केस 2 तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो बस यही से फंडा है, प्रोसीजर है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन से भी तुम्हारे पास आते हैं तो सबसे पहली बात ये करना कि आप लोग क्या है एक क्वेश्चन ऐसे देखना, उस क्वेश्चन में सबसे पहला काम ए यदि आया, ए में यदि हमारे पास 0 है, ए 0 है तो दिमाग में ये रखना यदि ए 0 तो ये केस। अब ए 0 तो हमें फिर चेक करना ए डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, तो फिर हमें चेक करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। यदि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी का केस है, यदि वो 0 है तो मैनी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट। यदि वो 0 नहीं है तो आ जाएगा हमारे पास नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। और यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर वो केस बन जाएगा यूनिक सॉल्यूशन का और कंसिस्टेंट का केस बन जाएगा। ये पिक्चर दिमाग में रखना, ठीक है। ये चीज कहलाता है इस तरह से। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो इसको आप समझ लेना। हाँ, तो देखो जैसे हमारे पास अब क्वेश्चन निकल करके आएगी, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एक तो तरीका वही हमारे पास जो भूतपूर्व अपना पुराना तरीका है ना, रिप्लेस करके रहो निकालना। अभी हमें यूजिंग मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो हमें सबसे पहला काम जो हमने बोला कि एक मैट्रिक्स देखो, यदि इसको लिखने की कोशिश करोगे तो 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी हुई है, ए मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स है एक्स वाई और जेड, और अगली मैट्रिक्स है हमारे पास -4 दिस और दिस, ठीक है। अब समझो जरा ध्यान से, सबसे पहला काम, ठीक है, ये ए, ये एक्स और ये बी, ये मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास लिखी है। सबसे पहला काम जो मैट्रिक्स ए है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले निकाला डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके डिटरमिनेंट के लिए हमने क्या किया कि मान लो हमने लिखा 2 इंटू में 4 माइनस 1, ठीक है, 4 -1, ये हो जाएगा 4 + 1,
ठीक है, -3। इस केस में हम लिख देंगे -2 एंड माइनस का 3, दैट मीन्स माइनस का 5। और इस केस में हम लिख देंगे यहाँ से -1 और माइनस माइनस का प्लस का 6, ठीक है। अब यहाँ से समझो कि यहाँ क्या आएगा 5 + 2 10, इधर से आ जाएगा प्लस का 15 और इधर से आ जाएगा प्लस का 15, दैट मीन्स कितना हो गया 40। तो इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है ये हो गई 40, ठीक है। शायद यदि कैलकुलेशन एक बार देख लेना, चेक कर लेना, एरर नहीं होगा तो डिटरमिनेंट वैल्यू हो गई 40, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी बात कोई एरर तो नहीं है, -1 एंड -6, ठीक है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई 40, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है। यदि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, हाँ, तो फर्स्ट केस डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? यूनिक सॉल्यूशन डायरेक्ट आप लिख सकते हो एक्स मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब मुद्दे की बात जो है ना, वो मुद्दे की बात है इसका एडजॉइंट निकालना, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये तो हमने बहुत अच्छे से सीखा है। एडजॉइंट जो होता है वो हम लोग निकालते हैं। एडजॉइंट है क्या? सबसे पहले एडजॉइंट को समझते हैं। एडजॉइंट जैसा कि हमने देखा है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होती है, गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होती है वो कहलाती है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो समझ आओ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग कैसे लिखते हैं, सब लोग मेरे साथ चलना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताना, ठीक है। देखो सबसे पहली बात ये कि फर्स्ट एलिमेंट को कोफैक्टर फर्स्ट का प्लस में आएगा, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में। ये कैसे आता है आपको पता है कि -1 की पावर में i + j का फॉर्मेट बनता है माइनस, ठीक है। अब दूसरी बात, यदि मान लो इस एलिमेंट का मैं लिख रहा हूँ तो मुझे इस एलिमेंट का इधर, इस एलिमेंट का इधर, इस एलिमेंट का इधर, ये बनता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो यदि मैं यहाँ पे इनके रो के ट्रांसपोज रो के कोफैक्टर लूंगा तो इसको मैं कॉलम में लिखूंगा, ठीक है। इस तरह से मेरी एडजॉइंट मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहली बात ये केस की हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 × में -1 का, दैट मीन्स ये आ जाएगा 5। पहला जो एलिमेंट आ चुका है 5। अगली बार जो आएगा, हाँ, तो एक्चुअली लाइट चली गई थी तो थोड़ा सिस्टम जानते हो रिकॉर्डिंग वाला है। चलो बात करते हैं, हम लोग एडजॉइंट निकाल रहे थे हम लोग, ठीक है। तो देखो एक्स के केस में x = एडजॉइंट ऑफ b × a की बात हम कर रहे थे। तो यहाँ से आया एडजॉइंट ऑफ a। अब देखो एडजॉइंट ऑफ a मतलब कैसे कैलकुलेशन, वही सारी बातें है ना। क्या होता है, मान लो इसकी बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा दिस × दिस, मतलब 2 × 2, ठीक है। माइनस माइनस 4 माइनस का -1 तो 5 आया, 5 इधर आ जाएगा। अब देखो रो के लिए चल रहा हूँ तो कॉलम में लिखूंगा क्योंकि मुझे ट्रांसपोज ही लेना था। उसका इसके लिए हम बात करेंगे तो जो भी आएगा उसका माइनस, ठीक है। तो माइनस कितना, -2 एंड -3, -2 -3 मतलब -5 और उसका भी माइनस, दैट मीन्स प्लस, ये आ गया। उसका इस केस में बात करो तो -1 और यहाँ से आ जाएगा -6, तो मतलब +6 हो जाएगा, -1 +6 और उसका भी प्लस, तो 5 भी आ गया। उस केस में बात करो इसके लिए है तो माइनस में आएगा, जो भी आएगा उसका माइनस लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 3 माइनस, देखो 3 2 माइनस, ये यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 3 माइनस का 6 -6 और ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास प्लस का 6, दैट मीन्स माइनस का 3 और उसका भी माइनस लेना था ना, यहाँ पे +3 होगा, ठीक है। तो ये प्लस का 3 आ गया, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा इस केस के लिए देखो -4 और यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। प्लस के साथ ही आना था 13, -13 आ गया। इस केस में हम बात करेंगे तो -2 एंड -9, -2 दैट मीन्स -11 का -11 यहाँ प्लस लेंगे तो 3 माइनस का कितना हो जाएगा 3 -6, ठीक है। ये आ जाएगा 9, उसके साथ प्लस ही लेना है तो वहाँ भी 9 लिखा हुआ है। इस केस के लिए बात करोगे तो 2 -3, इसके लिए देखो 2 माइनस, ठीक है, -3 तो यहाँ से आ जाएगा
2 माइनस 3 माइनस 1 होगा ना, यहाँ मैंने 13 कैसे लिख दिया, 2 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस का 1 और माइनस का 1 तो 1, ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसके केस में देख लो जरा जल्दी से, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 और उसके बाद में माइनस का 3 दैट मीन्स माइनस का 7 और प्लस के साथ ही आएगा, ठीक है। मतलब जो भी आना है उसी साइन के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगेगा माइनस। तो ये आ गया माइनस का 4 एंड माइनस का 3 दैट मीन्स माइनस का 7, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट निकल के आ गया। अब दूसरी बात ये है इसमें समझने वाली कि देखो ये तो हमारे पास एडजॉइंट निकल के आ गया, दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है बी, तो हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, ठीक है। ये हमें निकालना था, तो इसके लिए हमने क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 9। एक बार कैलकुलेशन आप लोग खुद से चेक कर लेना, शायद एरर हो सकती है, ठीक है। 5 11 और माइनस का 7, यहाँ से हम लोगों ने क्या बात किया, इस केस में हमने लेकर आया 5 माइनस का 4 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग यदि, ये यहाँ से आ जाएगा देखो 25 माइनस 12, ठीक है, और प्लस का उसका प्लस 27, तो 25 माइनस का यदि हम बात करेंगे प्लस 27 और उसके बाद माइनस का 12, तो ये निकल करके आ जाएगा 15 प्लस ये 40 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला बात करोगे इधर से, देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा 5 25 और उसके बाद हो जाएगा 25 प्लस 3 28 और यहाँ से आ जाता है 68, मतलब 13 4 जा कितना होता है, नहीं 52, सॉरी 52 होता है यदि, तो ये हो जाएगा 13 4 जा 52 और प्लस का 3 55 और 25, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 80, ठीक है। यहाँ से 80 निकल करके आ गया। उसके बाद इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 25 और माइनस 11 माइनस का सॉरी 11 इंटू माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस का 44 और ये यहाँ से हो जाएगा माइनस का 21, तो इधर से निकल करके आपके पास आ जाएगा माइनस का 21 प्लस का 24, दैट मीन्स हो जाएगा माइनस का कितना हमारे पास प्लस का 4 और सॉरी हाँ प्लस का 4 और माइनस का 44 और प्लस का 4 दैट मीन्स 40, ठीक है, और वो भी माइनस के साथ, है ना, इस तरह से। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, वो इस तरह से निकल करके आ गई। तो एक्स मैट्रिक्स को हमें क्या लिखना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड मारना था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी 40, तो 40 डिविजिबल बाय ये और ये, ठीक है। यहाँ से निकल करके आ जाएगा ये माइनस है, यहाँ से निकल करके आ जाएगा 1 2 और माइनस का 1, ठीक है। ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ गया। एक्स मैट्रिक्स क्या थी, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड जो है ये वैल्यू जो हमारे पास निकल के आ गई, ये आ गई 2 माइनस का 1, इस तरह से, ठीक है। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -1, ये शायद आ जाएगा। इसको यदि हम इसमें सेटिस्फाई करा के देखें तो देखो x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 यहाँ पे 6, 2 + 6 होता है 8 और यहाँ पे -1 दैट इज 5। इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब हमारा आंसर सही है। तो x की वैल्यू आपके पास जो आने वाला है वो आ जाएगा 1, y की वैल्यू है वो आ जाएगा 2 और z की वैल्यू है ये आ जाएगा -1, ठीक है। इस तरह से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ यदि इस नेचर ऑफ द लीनियर इक्वेशन पूछे, नेचर ऑफ द लीनियर इक्वेशन से मतलब है कि कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कौन से हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है।